आज हम भारत के राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का डिस्कशन करेंगे। भारत का राष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति क्या है, ये प्रावधान किया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक। 53 आर्टिकल 53 संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। यानी राष्ट्रपति क्या है? एग्जीक्यूटिव हेड है। एग्जीक्यूटिव हेड है, कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंधित में ये बताता है कि इसका जो निर्वाचन है वो कौन करेगा? निर्वाचक मंडल होता है, वो करता है। इसमें शामिल कौन कौन से लोग होते हैं? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इस 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के थ्रू इसे जोड़ा गया। आर्टिकल 55 का 3 ये प्राविधान करता है कि जो इसका चुनाव है वो कैसे होगा, यानी आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति और गुप्त मतदान द्वारा होता है। यानी राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा आनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा होता है। तो ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब ये हुआ कि अलग अलग राज्य के जो सांसद और विधायक हैं उनके वोट की वैल्यू अलग अलग अनुपात में होती है। यानी सांसद और विधायक के वोट की वैल्यू जो होती है वो अलग अलग होती है। उसके अनुसार जो है जो कैलकुलेशन होगा वोटिंग का वो अलग अलग वैल्यू के बेसिस पे होगा। और दूसरा एकल संक्रमणीय मत सिस्टम जो होता है, तो एकल संक्रमणीय मत का मतलब ये हुआ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या होता है? वोटिंग सिस्टम। तो इसमें जो है जैसे मान लीजिए उम्मीदवार एक्स, वाई और जेड, ऐसे 3 उम्मीदवार हैं। तो जो वोटर है वो एक्स को हो सकता है कि दूसरी प्राथमिकता पर वोट देगा और वाई को फर्स्ट और जेड को थर्ड। तो इस तरीके से वो वोटिंग करता है। मतलब एक ही मत पत्र में वो कई तरीके के जो है प्राथमिकताएं देता है, यानी कई उम्मीदवारों को प्राथमिकता के आधार पर वो वोट देता है। ये होता है एकल संक्रमणीय मत। और जो इसका मतदान है वो गुप्त रहता है। मतदान कैसे होता है? गुप्त रहता है। तो ये देखा हमने आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान, ये चीजें हैं राष्ट्रपति के चुनाव में कि इसका चुनाव किस तरीके से होता है। अगला है आर्टिकल 58, अर्हताओं के बारे में बताता है। तो राष्ट्रपति चुनने के लिए क्या होना चाहिए? वो भारत का 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। तो नॉर्मली ये है हमारी मतलब राष्ट्रपति की जो अर्हताएं हैं उसको निर्वाचित होने की, उनको ये फुलफिल करना होगा जो भी उम्मीदवार होगा। और नेक्स्ट है शपथ या प्रतिज्ञान। शपथ या प्रतिज्ञान में जो है आर्टिकल 60 में ये है इसका प्रावधान, शपथ और प्रतिज्ञान का आर्टिकल 60 में। आर्टिकल 61 जो है ये महाभियोग, यानी अगर वो संविधान के अनुसार, संविधान के प्रावधानों के अनुसार वर्क नहीं कर रहा है तो इम्पीचमेंट लगा के उसे हटाया भी जा सकता है। तो ये महाभियोग कहाँ पर किया गया है? 61, आर्टिकल 61 में। आर्टिकल 72 में क्या किया गया? क्षमादान। क्षमादान का प्राविधान है राष्ट्रपति के। इसमें लघुकरण, परिहार, विराम, प्रविलंबन, क्षमा में क्या करते हैं? ये राष्ट्रपति पूरी तरीके से किसी की सजा को माफ कर सकता है, पूरी तरीके से सजा को माफ कर सकता है। प्रविलंबन में क्या है? वो थोड़े समय के लिए टाल सकता है, वो टाल सकता है थोड़े समय के लिए। और विराम में क्या करता है?
विराम में जैसे कि स्थिति है, विशेष परिस्थितियों में जैसे अपंगता की स्थिति है, गर्भावस्था की स्थिति है, गर्भावस्था है, तो इस केस में क्या है, वो सजा को कम कर देता है। ये है विराम। नेक्स्ट है परिहार। परिहार में क्या करता है वो 20 साल की सजा को 20 साल की सजा को क्या करता है 10 साल में कन्वर्ट कर देता है। और लघुकरण में क्या करता है वो कठोर सजा को कम कठोर कर देता है, कठोर को कम कठोर कर देता है। ये है हमारे प्राविधान हमारे संविधान में राष्ट्रपति के लिए क्षमादान के। लघुकरण में क्या किया, उन्हें कठोर को कम कठोर कर दिया, जैसे कि मौत की सजा को आजीवन में कन्वर्ट कर दिया। परिहार 20 साल की सजा को 10 साल कर दिया। विराम में जैसे अपंगता या गर्भावस्था की स्थिति ऐसे होती है उसने सजा को कम कर दिया। प्रविलंबन सजा को टाल देता है, और क्षमा सजा को पूरी तरीके से माफ कर देता है। आर्टिकल 74। इसमें भारत का जो राष्ट्रपति है वो मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा, ऐसे नहीं अपने मन से कुछ भी कर देगा। तो मंत्रिपरिषद है उसको सलाह के देने के लिए उसके अकॉर्डिंग वो कार्य करेगा, यानी बिना मंत्रिपरिषद की अनुशंसा के वो कार्य नहीं करेगा, तो मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर वो कार्य करेगा। नेक्स्ट आर्टिकल 77। आर्टिकल 77 में ये प्राविधान है कि समस्त कार्यपालिका कृत्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। यहाँ ये कहता है अभी आर्टिकल 74 कि जो भी कार्य होगा वो मंत्रिपरिषद की अनुशंसा से किया जाएगा, और समस्त कार्यपालिका कृत्य जो भी होंगे वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। नाम किसका रहेगा, राष्ट्रपति का रहेगा। कार्य कौन कर रहा है, मंत्रिपरिषद की अनुशंसा या सलाह पर कार्य कर रहा है। 78। आर्टिकल 78 की ये प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति जो है वो पीएम से संघ से संबंधित प्रशासनिक और विधायी, एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव सूचनाएं मांग सकता है, प्रशासनिक एवं विधायी सूचनाएं मांग सकता है। अगला आर्टिकल 108 में क्या प्रावधान है, इसमें क्या है, दोनों संसद के क्या है, दोनों कुछ दशाओं में संसद के दोनों संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। तो इसमें संसद कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों का संयुक्त संसद के दोनों सदन हैं उनका संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, यानी लोकसभा और राज्यसभा संयुक्त अधिवेशन बुलाने का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 108 में। आर्टिकल 111, इसमें संसद द्वारा पारित विधेयक पर सहमति प्रदान की जाती है, सहमति प्रदान करता है राष्ट्रपति। इसमें जैसे कोई भी विधेयक है वो आता है और इसके पास विधेयक आएगा राष्ट्रपति के पास, और वो क्या करेगा, राष्ट्रपति सहमति अपनी प्रदान करेगा, सहमति प्रदान करेगा तो उसके बाद क्या हो जाएगा, वो विधेयक अधिनियम बन जाएगा। ये विधेयक अधिनियम बन जाएगा। ये संसद द्वारा पारित विधेयकों पर सहमति क्या करता है, प्रदान करता है, और वो जो है अधिनियम बन जाता है। और इसके पास पावर है कि वो उसको माने या कुछ दिन के लिए रोक ले या उसको थोड़े समय के लिए टाल दे, ये वापस भी कर सकता है। तो ये सब इसके जो राष्ट्रपति के अधिकार हैं। आर्टिकल 111 में प्रावधान किया गया है कि संसद द्वारा पारित विधेयकों पर सहमति प्रदान करने के बारे में। आर्टिकल 123, ये राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, मतलब विधायी शक्ति है एक तरीके से, अध्यादेश भी जारी करने की शक्ति दी गई है 123 में। 143 में राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श का अधिकार प्राप्त है, यानी वो उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है, जरूरी नहीं कि उसको फॉलो करेगा, उसको मानेगा। अगला है आर्टिकल 352, इसमें राष्ट्रीय आपात, और आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन, और आर्टिकल 360 वित्तीय आपात के बारे में बताता है। तो राष्ट्रीय आपात जब ऐसी स्थिति आती है जैसे युद्ध है, बाह्य आक्रमण है अथवा सशस्त्र विद्रोह, तो इसका खतरा जब राष्ट्रपति को लगता है तो 6 माह के लिए या उससे हर 6 माह के बाद संसद से अनुमति लेके उसको बढ़ाता रहता है। तो ये राष्ट्रीय आपातकाल। और राष्ट्रपति शासन तब लगाता है वो किसी क्षेत्र पर, किसी राज्य पर, तो किसी राज्य की सरकार जैसे संविधान के प्रावधान के अनुसार कार्य न कर रही हो, तो
ये अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और इसको अलग अलग नाम से भी जानते हैं, राज्यपात,